एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल एडुकेट। आज के लेक्चर में हम लोग साइंस 1 चैप्टर 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बचा हुआ थ्योरी और जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स है उसे कंप्लीट करेंगे। लास्ट के लेक्चर में जो कुछ भी हुआ था बच्चे लोग, वो मैं इस लेक्चर के एंडिंग में रिवीजन भी कराऊंगा, तो उसका आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। चलो बच्चे लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिश्ता होता है। सबसे पहले बच्चे लोग, आप लोग फील्ड का मतलब समझते हो? सुनो, सपोज करो कि मेरे इस हाथ के अंदर एक मैग्नेट है। क्या है? मैग्नेट। और इस हाथ को मैंने यहाँ पर रखा है और इस हाथ में मेरा एक आयरन का पीस है। अब मैं उस आयरन के पीस को यहाँ पर लाऊंगा, कुछ होगा नहीं। यहाँ लाऊंगा, कुछ होगा नहीं। यहाँ लाऊंगा, कुछ होगा नहीं। पर जैसे मैं थोड़ा सा और पास लाऊंगा, ये दोनों चिपक जाएंगे। यानी यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर बच्चे लोग, मैंने आयरन को मैग्नेट के एरिया में एंट्री करा दिया। इसी एरिया को बच्चे लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चे लोग क्या होता है मालूम है? जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी मदद से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए, मेरे हाथ में एक कंडक्टर है। उस कंडक्टर के थ्रू मैंने इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाया। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाया, तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाएगी। समझ में आया आपको? अब ये मैग्नेटिक फील्ड कौन से तरीके से तैयार होगी? लाइक मैग्नेटिक फील्ड तो कैसे भी तैयार हो सकती है ना। ये जानने के लिए एक आयरन नेल का एक्सपेरिमेंट हुआ था। सेम टू सेम एक कंडक्टर के अंदर से करंट को फ्लो करवाया और उसके अराउंड कुछ आयरन के पीसेस को ऐसा फेंक दिया। तो जैसे ही करंट को फ्लो करवाया, वो आयरन के पीसेस एकदम सर्कुलर फॉर्म में आ गए, यानी सब गोल 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 एकदम लाइन बना दिए। तो इससे अपने को ये समझ में आता है कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जानने के लिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का इस्तेमाल होता है। किसका? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब ये जो मैग्नेटिक लाइंस बन रहे कि कौन से डायरेक्शन में बनेंगे, ये जानने के लिए एक राइट हैंड थंब रूल होता है। ये मेरा राइट हैंड में भी आपको लेफ्ट हैंड दिख रहा हो। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि अपने राइट हैंड के थंब को इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में रखो। सपोज करो कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग नीचे से ऊपर भेज रहे हैं, तो अंगूठा को मैंने नीचे से ऊपर रखा, थंब को नीचे से ऊपर रखा। तब आपने फिंगर्स को कर्ल करो। क्या करो? कर्ल करो। अब जो आपके फिंगर्स का डायरेक्शन होगा, वही डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का होगा। एंड कैसा है? ऐसा है ना, ऐसा ऐसा ऐसा। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस है, वो ऐसे इस डायरेक्शन में गोल गोल घूमेंगी। आया आपको समझ में? अब जो हम लोगों ने सेम टॉपिक पढ़ा, वो पढ़ा बच्चे लोग हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर। अब हम लोग पढ़ेंगे थ्रू अ लूप। सर लूप क्या होता है? लूप हम उसे कहते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जाके वापस आ जाए। यानी कुछ नहीं, सपोज करो ये कंडक्टर था, तो अब हम इसको टेढ़ा करके इस डायरेक्शन का कर देंगे। यानी कि सपोज करो कि ये कोई कार्डबोर्ड है, आई कार्डबोर्ड यानी कुछ भी है। यहाँ पर जो लूप है, जो कंडक्टर है, उसको हम लोग इस डायरेक्शन में बना दिए। आया समझ में? इसके यहाँ पर एक सर्किट जुड़ा हुआ है, एक सर्किट है, यहाँ बैटरी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज करो करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में। अब बच्चे लोग क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेंगी। यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर सपोज करो कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में बन रही थी, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर उस डायरेक्शन में बन रही होगी। ठीक है, इस डायरेक्शन से, इस डायग्राम से बच्चे लोग हमें बस इतना ही नहीं समझ में आता, हमें ये भी समझ में आता है एकदम कॉमन सेंस वाली बात कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कम होता जाएगा। ऑब्वियसली आप बोलोगे सर आपको डायग्राम देके ये बात कैसे पता चली? तो आप लोग टेक्स्ट बुक का डायग्राम देखना, मेरा डायग्राम खराब है। तो ये बात हमें ऐसे पता चली बच्चे लोग कि जो कंडक्टर के पास जो नेल्स होते हैं ना, वो पूरा पूरा सर्कल बनाते हैं। पर जैसे ही आप दूर जा रहे हो, तो नेल्स सर्कल छोड़ो, सर्कल सेमी सर्कल से थोड़ा थोड़ा थोड़ा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है। क्या होती जा रही है? कम। तो आपको समझ में आ गया बच्चों लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ लूप। अब हम लोग समझेंगे थ्रू अ सोलेनॉइड। सबसे पहली बात, ये सोलेनॉइड होता क्या है?
तो कुछ नहीं बच्चे लोग, सोलेनॉइड क्या होता है मालूम है आपको? एक कॉपर वायर होता है ना, उसको हम लोग स्प्रिंग के जैसा, कॉइल के जैसे ऐसा गोल 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 घुमा देते हैं, ऐसा 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 गोल गोल घुमाते हैं, और गोल गोल घुमाने के बाद उसके अंदर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं। अब उसको, वो तो एक बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, मतलब उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी, उसके अराउंड भी। अब इसको समझो बच्चों, हम लोगों ने करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो करवाया, कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे जनरेट होगा? थंब को इस डायरेक्शन में रखो, ऐसा, सॉरी, यानी कि यहाँ पर जो करंट फ्लो का मैग्नेटिक लाइन बनेगी, कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी, इस डायरेक्शन में, सब गोल गोल। आ रहा है आपको समझ में? उंगली रख के आप देख लेना, थंब देख के आया बच्चे लोग आपको समझ में? यही होता है आपका सोलेनॉइड। यानी प्रिंसिपल सेम है, क्या? कि जब कभी भी किसी कंडक्टर के अंदर से आप करंट को फ्लो करवाओगे तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी। बस ये मैग्नेटिक फील्ड तैयार होने का तरीका अलग अलग है। आया समझ में बच्चे लोग आपको? चलो इसे आप लोग को कुछ लिखने जैसा तो मैंने कुछ लिखा नहीं, बट अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है बच्चे लोग, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अब ये क्या होता है? तो बच्चे लोग, जो चीज हम लोग ने अभी सीखा था, क्या? कि किसी कंडक्टर के अंदर से अगर आप करंट को फ्लो करवाओगे तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों लोग? हम लोग दो मैग्नेट ले रहे हैं, ठीक है, दो मैग्नेट ले रहे हैं। सपोज करो एक है आपका नॉर्थ पोल, रुको मैं चेंज कर देता हूँ। सपोज एक है आपका नॉर्थ पोल और एक है आपका साउथ पोल। अब इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड रहेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब इनके बीच में ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इनके यहाँ पर मैं एक कंडक्टर रख दूं, क्या रख दूं बच्चे लोग? एक कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर से करंट फ्लो हो सकती है, और उसके अंदर से मैं करंट को फ्लो कराऊंगा, इसके अंदर से बच्चे लोग मैं करंट को फ्लो कराऊंगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा? तो बच्चे लोग, अभी जो कंडक्टर के अंदर से हम लोगों ने करंट को फ्लो करवाया, तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। यही तो अभी हम लोग ने आज सबसे पहले सीखा था। तो बच्चे लोग, ऑलरेडी वो दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। अब ये कंडक्टर भी अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ये जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड टकराएंगे, तब जो ये कंडक्टर को मैंने रखा है ना, इसको एक धक्का लगेगा, एक फोर्स लगेगा, और वही वही टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या होता है इसका मतलब? कि कभी भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप एक कंडक्टर को रखोगे और उसके अंदर से भी करंट को फ्लो कराओगे, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड और ऑलरेडी रखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड आपस में टकराएंगे, और उनके टकराने की वजह से बच्चे लोग, वो जो कंडक्टर है उसको एक फोर्स लगेगा। अब इस फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए कि ये फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, फ्लेमिंग नाम का साइंटिस्ट था और उसने दिया अपना लेफ्ट हैंड रूल। क्या दिया? लेफ्ट हैंड रूल। अब लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है बच्चे लोग, तो बताता हूँ। अब बच्चे लोग, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? देखो बच्चे लोग, आप अपने लेफ्ट हैंड को लीजिए ऐसा, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, तीनों को 90 डिग्री पे एक दूसरे से 90 डिग्री पे स्ट्रेच करो। देखो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। जब आप इन तीनों को एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे स्ट्रेच करोगे, इस कंडीशन में आप अपने मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे रखो, मिडल फिंगर को डायरेक्शन ऑफ करंट पे रखो, और उस सिनेरियो में जो आपका थंब होगा आपको बताएगा कि आपके कंडक्टर को कौन से डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है।
चलो अपने डायग्राम, अरे मैं डायग्राम मिटा दिया, अपने डायग्राम पे सपोज करो अप्लाई करते हैं। हमारे डायग्राम के अंदर बच्चे लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था नॉर्थ टू साउथ, यानी इंडेक्स फिंगर मेरा इस डायरेक्शन में रहेगा, उसको मैंने इस डायरेक्शन में रखा। करेंट का डायरेक्शन बच्चे लोग ऊपर की तरफ था, तो ये जो मेरा मिडिल फिंगर है इसको मैं ऊपर की तरफ मोड़ दूंगा। अब आप लोग मुझे बताओ थंब कौन सी डायरेक्शन में? आप बोलोगे सर थंब तो अंदर वाले डायरेक्शन में, अंदर वाले डायरेक्शन में यानी मेरे कंडक्टर को पीछे की तरफ धक्का लगेगा। आया आपको समझ में बच्चे लोग? क्या होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? अपने थंब को, इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को एक दूसरे से 90 डिग्री पे स्ट्रेच करो, और स्ट्रेच करने के बाद इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखो, मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखो, और उस सिनेरियो में आपका थंब आपको आपका जो फोर्स लग रहा है कंडक्टर के ऊपर वो डायरेक्शन आपको वो शो करेगा। आया समझ में बच्चे लोग? अब बच्चे लोग फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर के प्रिंसिपल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डायरेक्शन पता करने के लिए इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक मोटर में। अब आप लोग पूछोगे सर इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? सो बच्चे लोग इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, और वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो प्रिंसिपल ऑफ अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है और वर्किंग होता है वो बच्चे लोग मैं आपको नहीं बताऊंगा, खुद बता पाऊंगा। उसके लिए आपको कोई ना कोई एनिमेशन एनिमेटेड वीडियो देखना चाहिए जिसके अंदर अच्छे से वो लोग इस्तेमाल करें। मैं ऐसा बता नहीं पाऊंगा, मैं खुद देखा था। आप लोग ना खान एकेडमी करके, हमारे जो खान सर है फेमस वो वाले नहीं, एक खान एकेडमी करके वो एनिमेटेड तरीका यूज करता है, उससे आप इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला वीडियो देख लीजिएगा 12-12 मिनट का। ठीक है बच्चे लोग? चलो अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, और हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है तो अभी एक सेकंड में आपको मैं बताता हूँ। बच्चे लोग आप लोग बोलोगे कि सर अभी अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे थे, ठीक है, पर साइंटिस्ट लोग तो यड़े लोग होते हैं। एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था माइकल फराडे, वो बोला कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं तो क्या हम मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं? तो इसका टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक कंडक्टर को रखा बीच में और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को तैयार किया माइकल फराडे ने। पर थोड़ा टाइम वेट करने के बाद उनको समझ में आया कि अरे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उन्होंने गुस्से में आके कंडक्टर को वहां से हटाना चाहा। पर जैसे उन्होंने हटाया तो उन्होंने जो अपने सर्किट में बल्ब लगाया था ये चेक करने के लिए कि करंट आया कि नहीं, वो बल्ब 1 सेकंड के लिए जला। बोले अरे क्या हो क्या हो क्या हो? उन्होंने वापस उसके अंदर रखा, फिर 1 सेकंड के लिए जनरेट हुआ, फिर वापस हटाया, फिर 1 सेकंड के लिए जनरेट हुआ। इससे माइकल फराडे को यह समझ में आया कि आप मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते, पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मूविंग कंडक्टर, यानी कंडक्टर को अगर आप मूव करोगे यहां से वहां या फिर मैग्नेटिक फील्ड को ही मूव करोगे तब आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लोगे। आया बच्चे लोग आपको समझ में? और इसी टॉपिक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है पैदा होना। ठीक है बच्चे लोग, आया आपको समझ में? क्या है ये प्रिंसिपल कि जब कभी भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप किसी कंडक्टर को मूव करोगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। अब बच्चे लोग इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है वो कौन सी डायरेक्शन में जनरेट होगी ये फिर पता करना पड़ेगा, और जब जब डायरेक्शन आता है तो फ्लेमिंग आ जाता है। तो अब दिया फ्लेमिंग ने अपना राइट हैंड रूल, और राइट हैंड रूल क्या कहता है कि आप अपने थंब को, इंडेक्स फिंगर को और मिडल फिंगर को 90 डिग्री पे स्ट्रेच करो एक दूसरे के ऐसा, और स्ट्रेच करने के बाद आप थंब को रखो मोशन ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्शन में, यानी जहां पर भी आप कंडक्टर को जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो उस डायरेक्शन में आप थंब को रखो। इंडेक्स को फिर से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखो, और इस केस के अंदर जो मिडल फिंगर होगा वो आपको इंड्यूस करंट का डायरेक्शन शो करेगा। एग्जांपल के तौर पे बच्चों लोग चलो एक दिखते हैं। सपोज करो ये है आपका एक नॉर्थ पोल, ये है आपका एक साउथ पोल, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमेशा करंट नॉर्थ टू, सॉरी करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ में होता है। सपोज करो यहाँ पर हम लोगों ने अपना फेवरेट कंडक्टर ले लिया,
और कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। चलो जानते हैं कि सॉरी इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें करंट हम लोग को फ्लो करवाना है। सॉरी हम लोग इसको मूव कर रहे हैं बच्चे लोग इस डायरेक्शन, ऐसा गोल गोल घुमाएंगे इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है चलो देखते हैं हमारा मिलता है कि नहीं। ओके 3 उंगली मिल गया। थंब को रखो, मोशन मोशन कौन से डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में, तो थंब को मैं कहाँ रखूंगा इस तरफ, थंब को मैंने ऐसा कर दिया। अब इसको रखो आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है इस तरफ, इसको मैंने यहाँ घुमा दिया। लो बच्चे लोग मिल कुछ तो गड़बड़ है। इसको रखोगे उस डायरेक्शन में, इसको रखेंगे इस डायरेक्शन में। कैसे होएगा? ऐसा 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 नहीं यार नहीं हो रहा। कैसे रखे? अगर ऐसा कर दे तो भी नहीं हो रहा। मैंने कुछ तो गड़बड़ किया बच्चे लोग, नहीं ठीक तो किया। अच्छा हम लोग कंडक्टर को यहाँ से वहां थोड़ी लेके जा रहे, हम कंडक्टर को ऐसा घुमाएंगे, इसको हम लोग नीचे की तरफ ले रहे। कहाँ की तरफ? ऐसा नीचे की तरफ। कौन सी तरफ? नीचे। वही मैं सोचा क्या गड़बड़ हो गया। ओके अब देखो इसको कौन सी तरफ रखो? नीचे की तरफ। इसको कौन सी डायरेक्शन में रखो? इस डायरेक्शन में। अब मिडिल फिंगर कौन सी डायरेक्शन में? आपके तरफ है। कौन सी डायरेक्शन में है? आपके तरफ है। अब आपके तरफ यानी करंट कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा? आपके तरफ इंड्यूस होगा। कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा? आपके तरफ, यानी इस तरफ। ये जो 3D डायग्राम नहीं है ना इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसलिए मैंने आपको ना एनिमेटेड वीडियो देखने के लिए बोला। अभी तो सोचो बस मैं ये बता रहा हूँ, अगर मैं जनरेटर और मोटर का वर्किंग बताऊंगा तब तो मेरे लग ही जाएंगे। ठीक है तो आपके तरफ यानी इस तरफ। ठीक है आपको एक बार खान एकेडमी का मैं भी वही वीडियो देखा था 10 मिनट था, तो आप भी वो वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आया। एक बार नहीं देखेगा समझेगा तो 2 बार देख लेना और क्या। इसी के बाद बच्चे लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बाद हमारा टॉपिक है फैराडेस लॉ ऑफ इंडक्शन। सिंपल सा है। फैराडे क्या बोलता है कि आपको अगर इंटेंसिटी जानना है, इलेक्ट्रिसिटी में कितनी इंटेंसिटी होगी या फिर मैग्नेटिक फील्ड में कितनी इंटेंसिटी होगी, तो जो आपका नंबर ऑफ कॉइल्स है ना सोलेनॉइड जैसे आते हैं। सोलेनॉइड क्या था? कॉपर वायर को स्प्रिंग के जैसा गोल गोल घुमाया था, उसको बोलते हैं कॉइल लाइक स्ट्रक्चर। तो जितना ज्यादा कॉइल रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी उतना ही ज्यादा रहेगा। आया समझ में? इसी था फैराडेस लॉ ऑफ इंडक्शन। अब बच्चे लोग जैसे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर यूज हो रहा था, किसके ऊपर यूज हो रहा था? वो यूज हो रहा था आपके किसके ऊपर? इसके ऊपर क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर में। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी एक स्ट्रक्चर पे यूज होता है, मशीन में यूज होता है, और वो मशीन का नाम है इलेक्ट्रिक जनरेटर। और इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आया समझ में आपको? इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। और कौन सा चीज फॉलो होता है इसको डायरेक्शन पता करने के लिए? तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आया बच्चों लोग आपको समझ में? अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है कौन सा टॉपिक है बच्चों लोग? आई गेस गैल्वेनोमीटर। क्या है? गैल्वेनोमीटर। आप लोग को पता है बच्चों लोग गैल्वेनोमीटर क्या होता है? अच्छा ये बताओ मुझे कि करंट मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस होता है? सर एमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस यूज करने के लिए वोल्ट मीटर। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो सबसे पहली बात तो स्मॉलेस्ट करंट को डिटेक्ट कर सकता है, स्मॉलेस्ट करंट को डिटेक्ट कर सकता है, कैन डिटेक्ट स्मॉलेस्ट करंट। कभी कभी क्या होता है बच्चे लोग, जैसे अभी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाली प्रिंसिपल उसमें एकदम कम वो हो रहा था, करंट हो रहा था स्टार्टिंग के अंदर। अच्छा वो इंड्यूस करंट सब बताया ना मैं आपको, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ठीक है अब ना बच्चे लोग कभी कभी ना बल्ब ना कम करंट पे जलता नहीं है, पर इसलिए हम लोगों को गैल्वेनोमीटर डिवाइस लगाना पड़ता है कि भाई अगर कम से कम करंट भी है ना तो हमें बता जनरेट हो रहा है कि नहीं। ठीक है और इस गैल्वेनोमीटर को आप अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे तो एज अ एमीटर और वोल्ट मीटर भी ये काम कर सकता है। यानी थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे तो ये करंट भी मेजर करेगा बड़ा बड़ा, और वोल्ट मीटर यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करेगा। ठीक है आया आपको समझ में? चलो अब अपना अगला टॉपिक है एसी करंट और डायरेक्ट करंट। एसी करंट और डायरेक्ट करंट। एसी करंट मतलब होता है बच्चों लोग अल्टरनेटिंग करंट। ऐसा करंट
जिसका वैल्यू बढ़ता कम हो रहा है। डायरेक्ट करंट जिसका एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, ना ऊपर ना नीचे। एसी करंट का फ्रीक्वेंसी इंडिया में होता है बच्चों लोग 50 हर्ट्ज, और डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 0। पूछो क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है जरा बताना। फ्रीक्वेंसी होता है द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। भैंचोद यहाँ पर ऑसिलेशन ही नहीं हो रहा है, तो आपका लाइक फ्रीक्वेंसी कैसा आ रहेगा? एकदम समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? लाइक यहाँ पर ऑसिलेशन हो रहा है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे लाइक हो रहा है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डायरेक्ट है, लाइक बस क्या डायरेक्ट है, यहाँ तो ऑसिलेशन ही है, तो फ्रीक्वेंसी कहाँ से आएगा? इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0 हर्ट्ज। जो मार्कर नहीं चल रहा, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। मेरा मार्कर खत्म हो गया बच्चों, देखते हैं कुछ सॉल्यूशन निकाल पाते हैं क्या। ठीक है, अब हमारे घरों में जो अप्लायंसेस वर्क करता है वो डायरेक्ट करंट पे करता है, बट अल्टरनेटिंग करंट एक जगह से दूसरे जगह तक लॉन्ग डिस्टेंस अगर ट्रैवल करना है तो ये ज्यादा फायदेमंद होता है, कम खर्चे में काम हो जाता है। ठीक है, बट आप ही लोग बताओ, अगर हमारे घर में अप्लायंसेस अल्टरनेटिंग करंट पे वर्क करता तो भुक भाग नहीं करता, लाइट बार बार बंद चालू होता, पंखा ढिंग 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 होता। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, हम बहुत दूर से पावर स्टेशन से हमारे घर के पास जो ट्रांसमीटर होता है वहां तक अल्टरनेटिंग करंट आता है, फिर उसके बाद वो अल्टरनेटिंग करंट कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट करंट में, और फिर हम उसे यूज करते हैं। आया बच्चों लोग आपको समझ में? ठीक है, इस चैप्टर के अंदर इतना ही थ्योरी था। अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। शुरू करते हैं बच्चों लोग। चैप्टर का नाम था इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट्स का मतलब होता है असर, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्ज का सिंबल होता है क्यू और यूनिट होता है कूलम। चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर? तो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और प्रोटॉन में बस उसको माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दो। इसके बाद बच्चों लोग हमारा अगला टॉपिक था लाइक करंट का सिंबल। करंट का सिंबल होता है आई, और फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी। फिर मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया। पोटेंशियल डिफरेंस एक धक्का की जैसी होती है जो करंट को फ्लो करवाने के लिए कंपलसरी होता है। इसका सिंबल होता है कैपिटल वी और यूनिट होता है वोल्ट। इसके बाद बच्चे लोग हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में जाना। रेजिस्टेंस एक टाइप का रुकावट है जो करंट को फ्लो होने में रोकता है, और जब कभी भी ये दोनों टकराते हैं तो क्या होता है बच्चे लोग? तो हीट प्रोड्यूस होता है, और हम इंसान इतने लालची है कि उस हीट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किस चीज के लिए बच्चे लोग? उस हीट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने। इसके अंदर क्या होता है कि एक कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होता है और उसके अंदर हम लोग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और ये रेजिस्टेंस और कंडक्टर करंट आपस में टकरा के हीट प्रोड्यूस करते हैं, और उस हीट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग एज अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आयरन के अंदर, बल्ब के अंदर, हीटर के अंदर, इलेक्ट्रिक कुकर के अंदर, अलग अलग जगह पे। अब बल्ब की खास बात ये है कि बल्ब के अंदर जो तार जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं फिलामेंट, और वो फिलामेंट बना रहता है टंगस्टन मेटल का, और टंगस्टन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा रहता है, लाइक 3400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके बाद बच्चों लोग हम लोग बात करते हैं किसकी? आयरन की। आयरन के अंदर जो एलॉय यूज होता है वो एलॉय रहता है एज अ रेजिस्टर नाइक्रोम। नाइक्रोम बना रहता है निकल और क्रोमियम में। इसके बाद बच्चों लोग मैं आपको बताने जाऊंगा ओहम्स लॉ के बारे में, जो कि मैं भूल गया था। ओहम्स लॉ ने हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल दिया था। लाइक हमें एक फार्मूला मिला था V इज इक्वल टू IR, और हमें पावर के भी कुछ फार्मूला मिले थे, लाइक P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये पावर के फॉर्मूले थे। अब इसी पावर के अंदर हम लोग जब टाइम, तो सॉरी हाँ, टाइम से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, लाइक VIT I स्क्वायर RT V स्क्वायर R2, तो पावर का फॉर्मूला बन जा रहा था आपका H का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? हीट का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? हीट का फॉर्मूला। ठीक है बच्चे लोग, फिर इसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक है, हमारे घर में लाइट बिल आता है वो kWh में आता है। कितना आता है बच्चे लोग? kWh, किलोवाट आवर, लाइक 3.6 into 10⁶ जूल। लाइक पावर का यूनिट होता है बच्चे लोग वॉट, और वॉट की वैल्यू बहुत कम होती है ना, इसलिए हम लोग किलोवाट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? किलोवाट। इसके बाद मैंने बच्चे लोग का हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है वो तीन वायर से बनाता है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थिंग वाला वायर। लाइव वायर रहता है आपका रेड कलर का या फिर मेरे ख्याल से ब्लू कलर का, और न्यूट्रल वायर आपका रहता है ब्लैक और ब्राउन कलर का, और वो वाला वायर क्या बोलते हैं उसको, अर्थिंग वाला वायर ग्रीन और येलो कलर का रहता है। लाइव वायर का काम होता है कि पावर स्टेशन, ट्रांसमीटर, जहां कहीं से भी करंट आ रहा है उसको हमारे घर तक लेके आने का। फिर न्यूट्रल वायर का होता है उसे वापस लेके जाने का, क्योंकि आपको मालूम है करंट तो सर्किट में काम करता है और सर्किट के अंदर कंप्लीट करंट का फ्लो होना चाहिए, तो न्यूट्रल वायर का होता है करंट को वापस लेके जाने का। अर्थिंग वायर का रहता है इन दोनों के बीच में कभी भी कोई करंट का मिसा हुआ तो उसको जमीन के नीचे लेके जाने के लिए, ताकि कोई मिसहैप ना हो। फिर भी कभी कभी कुछ हो जाता है, जैसे कि अगर दो तार नंगी होके आपस में चिपक जाए तो कुछ और नहीं होता, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाती है। अब इस शॉर्ट सर्किट को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग दो चीज का यूज करते हैं,
फ्यूज वायर और एमसीबी। फ्यूज वायर तो वन टाइम यूज है, लाइक एक टाइम यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूज वायर ना मेल्टिंग पॉइंट पे काम करता है। जैसे कभी कभी थोड़ी भी हीट प्रोड्यूस हुई तो फ्यूज वायर मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक कर देता है, उसको आप एक ही बार यूज कर सकते हैं। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का काम होता है, लाइक कि कभी कभी अगर आपको करंट लग गया, कुछ भी हुआ, तो अपने घर का सर्किट वो तुरंत कंप्लीट कर दे, उसको आप बार बार भी यूज कर सकते हो। मोस्टली मॉडर्न घरों में एमसीबी ही यूज होता है। फिर ओवरड्यूइंग भी होता है, ओवरड्यूइंग या ऐसा कुछ तो एक वर्ड है आई गेस, ओवरलोडिंग। इसमें क्या होता है, हम लोग एक ही बार, लाइक हमारे घर में दो सर्किट होते हैं करंट के, एक 5 एम्पीयर वाला, एक 15 एम्पीयर वाला। 5 एम्पीयर लाइट के लिए, पंखे के लिए, आई मीन मोबाइल चार्ज करने के लिए, और 15 एम्पीयर एसी, फ्रिज, आयरन, बड़े बड़े चीज यूज करने के लिए। कभी कभी हम लोग छोटे पे ही बहुत सारा काम दे देते हैं, तो ओवर ड्यू की वजह से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी आता है और आग लग के शॉर्ट सर्किट लग सकता है। ठीक है बच्चे लोग, अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं फटाफट। मैं बहुत थका हुआ फील हो रहा हूँ, एक्चुअली ना 2 बार कट लेना पड़ा, आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो देख रहे होगे। अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, 5 मिनट के अंदर बच्चे लोग न्यूमेरिकल्स हो जाएगा। मैंने इतना बार बच्चे लोग को पढ़ाया है ना, मैं देखो अभी क्वेश्चन भी नहीं रीड करूंगा, डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ। लाइक पहले क्वेश्चन के अंदर बच्चे लोग जो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस, ऐसा करके आपको बताया। उसके अंदर आपको पावर दिया हुआ है 100 वॉट, करंट दिया हुआ है आई गेस 3 एम्पियर, और आपसे रेजिस्टेंस पूछा है। क्या पूछा है, आप एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, उसके बाद गिवन ऐसे निकाल लेना। अपने को फॉर्मूला मालूम है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। P के जगह पे बच्चे लोग लिखेंगे 100, I की जगह पे लिखेंगे हम लोग 3 का स्क्वायर, और R की जगह पे R लेगा। ये मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड, 3 का स्क्वायर होता है बच्चे लोग 9 इक्वल टू R। अब 9 1 जा 9, 1 वहां गया, 10 हो गया, 9 1 जा 9, फिर 11.11 ऐसा आता है। लाइक R इज इक्वल टू 11.12 ओहम, ये आपका करेक्ट आंसर है। आप उसको अप्रोक्सीमेटली करके 11 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। इसी के साथ चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर बच्चे लोग हम लोग को दो टंगस्टन बल्ब दिया हुआ है, तो दो टंगस्टन बल्ब का दो अलग अलग पावर दिया है। एक को मानेंगे हम लोग P1 जो कि है आपका 100 वॉट, एक को मानेंगे P2 जो कि है आपका 60 वॉट, एक को मानेंगे हम लोग, और क्या दिया, वोल्ट 220 वोल्ट। और आपसे करंट पूछा है, क्या पूछा है, और पैरेलल में हो सकता है, आपको लेना देना नहीं, टेंशन मत लो, सिंपल सा सम है। इसका फॉर्मूला मिल जाएगा टोटल P अपॉन V, लाइक ऑब्वियसली तो P हो जाएगा आपका P1 प्लस P2, ये है आपका 220, लाइक 100 प्लस 60 अपॉन 220, तो हो जाएगा आपका 160 अपॉन 220, 0 0 कट, 2 8 जा 16, 2 11 जा 20। अब ये 8 रुपए को 11 लोगों में बांटेंगे तो 0 0 माइनस 8.077730222 माइनस 8 फिर 0, लाइक 0.7 टू 0.7 ऐसे आता रहेगा। इसको आप 0.72 करंट है ना, तो एम्पियर करके छोड़ सकते हो। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन बच्चे लोग हमारा हो गया। कितना इजी है, कितना फास्ट है, देख रहे हो, बहुत स्मार्ट हो बच्चे लोग, आप लोग मानते ही नहीं। अब हम लोग करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें दो चीज दिया गया है, एक टीवी दिया है और हीटर दिया है, और पूछा कौन ज्यादा एनर्जी यूज करेगा। एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। थर्ड क्वेश्चन ए में दिया है हमें टीवी सेट जो कि यूज करता है पावर आई गेस 500 वॉट, और यूज हो रहा है ये कितने टाइम के लिए, 30 मिनट्स के लिए। इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हो जाएगा 1800 सेकंड। चलो देखते हैं कितना एनर्जी यूज करेगा ये। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर दिया हुआ है आपका 500, टाइम है आपका 1800, 18 1 2 4 0 1 2 3 4, 18 फाइव कितना होता है, 18 फाइव होता है 90, तो बन गया आपका 9 लाख। कितना बन गया, 9 लाख। अब हम लोग देखते हैं बच्चे लोग, आयरन या हीटर जो भी है उसका पावर वो यूज करता है 600 वॉट, और यूज हो रहा है वो 20 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए, 20। इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 20 into 60 करेंगे, 6 to the 12, 1200 हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज का फॉर्मूला होगा पावर इनटू टाइम। पावर है 600, टाइम है 1200, 4 बार 0 1 2 3 4, 12 6 72, 7,20,000। अब आप ही लोग मुझे बताओ, ए है बी से बड़ा, तो टीवी सेट आपका आंसर है, या टीवी सेट विल कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। कितना इजी है बच्चों, आप लोग डरते हो न्यूमेरिकल से फालतू में, ऐसे ही आप लोग पागल लोग। लास्ट क्वेश्चन है बच्चे लोग हमारा, फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पर हमें ना लाइट बिल कितना आएगा ये निकालना है। हमें पावर दिया हुआ है कि वो 1100 वॉट यूज करता है, कितने दिनों के लिए यूज कर रहा है, टाइम तो 2 घंटा डेली, और अप्रैल का महीना लाइक 30 डेज, तो टोटल वो 60 घंटे के लिए यूज होगा। इसको हम लोग को सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि हमारे घर में जो लाइट बिल आता है वो होता है किलोवाट आवर कहते हैं, तो लाइक आवर में ही है तो सेकंड में क्यों कन्वर्ट करें। उसके बाद दिया हुआ है हमें कि 1 यूनिट का खर्चा है आई गेस 5 रुपए। तो अब आप लोग बताओ लाइट बिल कितना है। पहले तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने पड़ेगा। नंबर ऑफ यूनिट्स का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम अपॉन केडब्ल्यू। वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी था ना, वही फॉर्मूला है, बस नीचे केडब्ल्यू डाल दिया है। पावर इनटू टाइम हो जाएगा 1100 इनटू 60 किलो। 1 किलो में कितने जीरो होते हैं तो 1000। ये क्या था, वॉट था, पावर वॉट में होता है। वॉट एच, डब्ल्यू से डब्ल्यू कट, आवर से आवर कट, 1 2 3 1 2 3 11 6 66। तो कितने यूनिट्स आ गए बच्चे लोग, 66 यूनिट्स। अब अगर 1 यूनिट का 5 रुपए है तो टोटल पैसा कितना लेगा, 66 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया 530, 330 रुपए। इजी है कि नहीं बच्चे लोग, आप लोग बताओ। इसी के साथ बच्चे लोग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर खत्म। मैंने इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर का कंस्ट्रक्शन नहीं समझाया, उसके लिए आप एक एनिमेटेड देख लीजिएगा। बाकी मेरे ख्याल से 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर में न्यूमेरिकल के साथ आपको समझा चुका हूँ। मेरा थोड़ा सा शॉर्ट तरीका रहता है, बट मेरे ख्याल से सेल्फ स्टडी के लिए यही बेस्ट तरीका होता है। ठीक है बच्चे लोग, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को जरा लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। मेरा नाम मत भूलिएगा, गौरव शाह।